आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट इन जावा, जो कि लेसन 5 है हमारे इस पूरे जावा के कोर्स का। तो देखो, जावा में कोई भी वेरिएबल के अंदर में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो तरीका है वो बहुत तरह का है। जैसे कि लास्ट क्लासेस के वीडियोस में हमने एक तरीका देखा था जिसमें हम नॉर्मली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। कैसे? int a इज इक्वल टू सपोज, और उसके अंदर में एक वैल्यू डाल देते थे नॉर्मली। उसके लिए हम लोगों को कोई स्पेसिफाइड कोड का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ता था, ऐसा हमने देखा है लास्ट क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस में। और छोटा छोटा प्रोग्रामिंग्स भी हमने लास्ट के वीडियो में देखा है कि सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप के साथ, और एक इक्वल ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको देते हैं और उस डेटा को दे देते हैं जिसको हमको स्टोर करना है। सपोज कर लेते हैं कि हमें अगर फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट के लिए फ्लोट ए इज इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग 19.98। तो ये तो एक तरीका है जिसमें हम लोग सिंपली किसी भी वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल के सिंबल के साथ हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये तो स्टैटिक वे है किसी भी डेटा को स्टोर करने का, यानी कि प्रोग्रामिंग को लिखते वक्त ही हम डेटा को स्टोर कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें हम डेटा को एक बार असाइन कर देते हैं वेरिएबल के अंदर तो उसको हम चेंज नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो तरीका क्या है जिसमें कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो स्टोर हो, लेकिन वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग स्टोर हो। यानी कि हम अगर चाहें कि समथिंग 19 स्टोर होना चाहिए तो 19 हो, हम अगर चाहते हैं कि 10 स्टोर होना चाहिए तो 10 स्टोर हो, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग डेटा का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहे। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास क्या है, इसके जानने के लिए चलो देखते हैं कि ये क्लास आखिर कहाँ से आया है। तो देखो, ये क्लास आया है एक पैकेज के अंदर, और पैकेज का नाम क्या है? उस पैकेज का नाम है आयो। आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट इज अ पैकेज। अब बात यह है कि सर ये पैकेज क्या होता है। तो देखो, पैकेज का डेफिनेशन के लिए हमारे पास देखो कि है पैकेज इज सेट ऑफ वेरियस क्लासेस। पैकेज अगर हम सिंपल बात कर ले अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में क्रिएटेड एक फोल्डर का बात, तो उस फोल्डर को सपोज कर लो एक पैकेज है, और उस फोल्डर के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं कि पैकेज का, तो हमारे जावा में बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी बिल्ट इन है जिसको जावा को डेवलप करते वक्त ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है, और उन सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भी हैं जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें कि पैकेजेस में कुछ एग्जाम्पल का, तो उसमें से एक एग्जाम्पल है java.io पैकेज। java.io पैकेज एक आयो नाम का पैकेज, इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे ही java.util, यूटिल का मतलब होता है यूटिलिटी पैकेज, इसका फुल फॉर्म यूटिलिटी पैकेज का शॉर्ट फॉर्म होता है यूटिल, और इसका फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी। तो ठीक है, ये बेसिक से कुछ दो पैकेजेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। अगर हमारे इस कोर्स में अगर उसका रिक्वायरमेंट होता है तो मैं ऑन द स्पॉट में उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं अपने पुराने स्क्रीन पे, जब हम लोग बात कर रहे थे पैकेज के बारे में। तो पैकेज हमारा जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के लिए यूज़ करने वाले हैं वो है आयो। आयो एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर में इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास प्रेजेंट रहता है। तो क्या एक ही क्लास प्रेजेंट है आयो नाम के पैकेज के अंदर में? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। आयो नाम के पैकेज के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट हैं, और मैं तुम्हें बता देना चाहूँ बच्चों कि हर एक पैकेज के अंदर में क्लासेस होते हैं, और हर क्लासेस के अंदर में फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस कुछ विशेष काम को करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि इस आयो नाम के पैकेज के अंदर में क्लास है, और वो क्लास पहला है इनपुट स्ट्रीम रीडर और दूसरा क्लास है बफर रीडर। ये दोनों ही इस आयो नाम के पैकेज के अंदर में स्टोर क्लासेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयो के अंदर में सिर्फ और सिर्फ यही दो क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है। आयो पैकेज के अंदर आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे और भी क्लासेस मिलेंगे, लेकिन हमारे पूरे जावा के इंटायर कोर्स में आयो पैकेज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दो क्लासेस का बेसिक इस्तेमाल होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये दो क्लासेस के अलावा इस आयो पैकेज में कौन कौन से फंक्शंस प्रेजेंट हैं जो हमारे इस पूरे जावा के ट्यूटोरियल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, या यूँ कहो कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को इनपुट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो,
उसके लिए सबसे पहला पैकेज है हमारे पास, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास रीड लाइन, जो कि काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है हमारे इस पूरे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के द्वारा किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। और दूसरा है प्रिंट एलन नाम का फंक्शन। तो ये प्रिंट एलन का इस्तेमाल तुम शायद याद करोगे तो तुम्हें याद होगा कि हम पिछले वाले क्लासेस के वीडियोस में ऑलरेडी इसका यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लिखते थे, याद करना, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम इसके बारे में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और इसके अंदर हम लोग सपोज करते हैं, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इसका काम क्या था? प्रिंट एलन का काम यही है कि हम इसके मदद से किसी भी मैसेज को हम स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। और रीड लाइन का क्या यूज़ होने वाला है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गया हम लोगों का इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि ये आखिर किस पैकेज से बिलोंग करता है और इसमें कौन कौन से और अलग अलग क्लासेस प्रेजेंट हैं और कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो अगर बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि आखिर इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज़ करके हम, आखिर ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लास है, तो क्लास है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, जावा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगे, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ताकि हम उस क्लास के डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो हालांकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर भी एक क्लास है, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि हम इस क्लासेस के डिफरेंट मेथड्स को हम एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए देखो, हमारे पास एक वे है, मैं उसे आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, वो तरीका क्या है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR, तो ये सबसे पहला वाला पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, इनपुट स्ट्रीम रीडर जैसा है, जहाँ पर कैपिटल जहाँ पर स्मॉल, वैसा ही तुम यूज़ करोगे। अपने से कुछ उस्तादी मत मारना, खुराफाती दिमाग नहीं लगाना है और खुद का दिमाग अपने पास रखो, क्योंकि जावा तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलता नहीं है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई कैपिटल लेटर में कीवर्ड प्रेजेंट है तो आपको उसे कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल करना है, अगर कोई स्मॉल लेटर में प्रेजेंट है तो उसे आपको स्मॉल लेटर में ही इस्तेमाल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो कि क्लास का नाम है, और स्पेस देने के बाद हम लिख रहे हैं ISR इज अ वेरिएबल ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर। देखो, ISR लेने का एक विशेष वजह है। I stands for input, S stands for stream and R stands for reader। इसीलिए इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो ISR लिया गया है। तो इतना लिखने के बाद इक्वल ऑपरेटर एंड अगेन न्यू। तो न्यू इज द कीवर्ड। मैं तुम्हें बता देना चाहूँ कि न्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो कि जावा में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है। मैं तुम्हें बता देना चाहूँ कि ये जो मेरा लिखा हुआ है इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये क्लास है, और ये ISR इस क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। जैसा कि INT A, INT B, AB ये सब वेरिएबल है, वैसे ही यहाँ पर जो ISR लिखा हुआ है, ये ISR भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, यानी कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर हम इस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल्स में क्रिएशन के बाद एक मेमोरी एलोकेट होता है, वैसे ही ISR को अगर हम क्रिएट करते हैं, जो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो इसके लिए भी एक मेमोरी क्रिएट होगा, और इस मेमोरी को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके बाद अगेन उस क्लास का नाम जिसके ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, और ब्रैकेट में लिखना पड़ता है system.in। तो सारे चीज़ों के बारे में तो फिलहाल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ को क्यों लिखा जा रहा है, लेकिन टाइम आने पर मैं सारी चीज़ों को इलाबोरेट कर दूंगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो हम एक समराइज कर दूं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम, फिर system.in। ये पूरा स्टेटमेंट मुझे ISR नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कि दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ISR ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के बाद, तो दूसरा क्लास हमारे पास एक और था जिसको हम लोग बोलते हैं बफर्ड रीडर क्लास। तो बफर्ड रीडर क्लास के लिए भी हमें ऑब्वियस सी बात है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब तुम्हारा सवाल एक आ सकता है कि सर ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास और बफर रीडर क्लास क्या होता है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसके बारे में तुम्हें जानना है। अगर ज़्यादा सफिशिएंट कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के डेफिनेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर सफिशिएंट कमेंट्स आते हैं तो
देखो बफर रीडर ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक क्लास है, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन वही क्लास का नाम जो कि बफर रीडर है, स्पेस देने के बाद उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम जो कि हमारे पास बी आर है, बी स्टैंड फॉर बफर्ड एंड आर स्टैंड फॉर रीडर। तो इसके जगह पर तुम कुछ भी ले सकते हो, बी आर की जगह पर तुम पूरा फ्री हो, कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बफर रीडर के बाद हमेशा बी आर ही लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। और इसके बाद अगेन न्यू बफर रीडर, और न्यू बफर रीडर लिखने के बाद जैसा कि यहाँ पर तुम लिखे थे सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम यहाँ पर इनपुट सिस्टम रीडर का जो एक ऑब्जेक्ट बनाए हो उसे यहाँ लिखना होगा। क्योंकि तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि दोनों ही जो क्लासेस हैं ये दोनों हमेशा पेयर में आएंगे, तुम्हें एक के बगैर दूसरा कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट फिलहाल जो हम जिस तरह का जावा प्रोग्रामिंग हम अभी बताने जा रहे हैं उसमें तो कम से कम दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट स्टिमुलेटर में जो ऑब्जेक्ट बनाए हो ISR उसको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि कंप्लीट क्या हो जाएगा, बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर ISR, ठीक है। तो यहाँ पर दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट BR ऑफ बफर रीडर क्लास। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास IO पैकेज है जिसके अंदर 2 क्लास है और 2 क्लास के साथ साथ 2 फंक्शन भी है, और इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर को वैल्यू को करना है स्टोर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो अगर हम चाहते हैं कि हम एक न्यूमेरिक डेटा एंटर करना चाहते हैं, न्यूमेरिक डेटा वैल्यू यानी कि नंबर, सपोज 10, 100, 50, 90, -200 या फिर 20.57, 20.98, इस तरह का डेसिमल वैल्यू भी अगर तुम स्टोर करना चाहते हो तो वो भी तुम्हारा न्यूमेरिक डेटा वैल्यू के अंदर में ही आएगा। तो हम अभी तुमको डिफरेंट तरह का डेटा को वेरिएबल के अंदर में स्टोर करेंगे इनपुट स्टिमुलेटर के हेल्प से, किस तरह से वो देखो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है टू एक्सेप्ट एन इंटीजर डेटा। अगर हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को करना चाहते हैं स्टोर इनपुट स्टिमुलेटर के हेल्प से, तो उसके लिए तरीका क्या है देख लो। सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा इनपुट स्टिमुलेटर ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्टिमुलेटर सिस्टम डॉट इन, और सेकंड लाइन होगा तुम्हारा बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर ISR। ये दोनों लाइंस तुम्हें मैंडेटरी है, लिखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई तुम्हारे पास दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो इतना तो तुम्हें हर एक प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी तरह का डेटा स्टोर करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम इंटीजर वैल्यू स्टोर करो, फ्लोट करो, डबल करो, लॉन्ग करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें ये दोनों लाइन का जो कोड है ये तुम्हें करना पड़ेगा स्टोर, ये तुम चीज़ को दिमाग में स्टोर कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। देखो सपोज कर लो कि तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है INT टाइप का, जो कि n नाम का वेरिएबल है, इसका टाइप है INT इंटीजर, और तुम्हें इस n के अंदर में वैल्यू स्टोर करना है। तो तुम बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, n इक्वल टू 50 कर देंगे, लेकिन नहीं, n इक्वल टू 50 वो स्टैटिक वे था जहाँ पर हम लोग सीधे वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद स्टोर करेंगे, और पहले क्या करते थे, प्रोग्रामिंग को लिखते टाइम ही वैल्यू को स्टोर कर देते थे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। देखो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले तुम्हें एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा हर बार जब भी तुम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहोगे अपने वेरिएबल के अंदर में, तब तुमको एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा हमेशा। जब भी तुम इनपुट स्टिमुलेटर की मदद से वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहोगे वेरिएबल के अंदर में, तो तुम्हें एक सबसे पहले मैसेज प्रिंट करना होगा जिसमें लिखना होगा इंटर नंबर। अगर तुम नंबर इंटर कर रहे हो तो लिखना होगा इंटर नंबर। और इसके बाद सबसे आसान काम है कि वो वेरिएबल का नाम जिसे तुम डिक्लेयर किए हो यानी कि n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट BR डॉट रीड लाइन। ये पूरा स्टेटमेंट तुम्हें याद कर लेना है अच्छे से कि इंटीजर डॉट पार्स इंट BR डॉट रीड लाइन। तो देखो ये रीड लाइन का जो फंक्शन है इसके बारे में हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि IO पैकेज के अंदर में रीड लाइन नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को एंटर करवाने के लिए, और वहीं प्रिंट एलन नाम का एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हैं डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंटीजर डॉट पार्स इंट BR डॉट रीड लाइन। इसमें इसका मतलब क्या है, देखो जावा में कुछ भी वैल्यू तुम स्टोर करोगे कीबोर्ड की हेल्प से तो वो एज बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है,
और उस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एंटर किया हुआ या एक्सेप्ट किया हुआ वैल्यू को अगर हम चाहते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसके बाद अंदर लिखना पड़ेगा br डॉट रीड लाइन, जहाँ पर br क्या है, br बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। अगर हम बफर रीडर का बात करते हैं आसान शब्दों में, तो बफर रीडर एक तरह का मेमोरी है जहां पर जाकर के सारे डेटा जो होते हैं कीबोर्ड के थ्रू जब तुम्हें उसे प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद स्टोर करोगे, तो बफर रीडर नाम के मेमोरी में जा करके सारे वैल्यू स्टोर होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ये br, तो br इस बफर रीडर क्लास का एक वेरिएबल है जिसके अंदर में ये n नाम का वेरिएबल इस br नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर है। मैं कह सकता हूँ ऐसा कि ये n इस br नाम के ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर में स्टोर है, यानी कि तुम जो भी वैल्यू n के अंदर डालोगे वो सीधा जाकर कहाँ स्टोर होगा, इस br नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी इस br नाम के ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर। अगर सपोज कर लो कि तुम्हारा घर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है और तुम वहाँ पर तुम्हारा एक कमरा, तुम्हारा एक रूम वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो तुम्हारा जो रूम है वो बेसिकली कहाँ पर है, उस तुम्हारे पूरे बिल्डिंग के अंदर में है। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल br अगर एक बिल्डिंग है तो ये n तुम्हारा एक रूम है। तो अल्टीमेटली तुम कहाँ पर रह रहे हो, तुम इस n के अंदर में रह रहे हो, या फिर सिंपली कहो कि तुम इस br के अंदर में रह रहे हो। बात बोलना सही होगा, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी तुम br डॉट रीड लाइन, यानी कि मतलब इसका ये होता है कि सिंपल ये जो br डॉट रीड लाइन लिखा हुआ है ये लाइन, इससे का मतलब कि तुम कीबोर्ड के थ्रू प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद जब कोई वैल्यू स्टोर करोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कंप्यूटर उसे जावा उसे स्टोर करवाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके आगे में लिख दोगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो वैसे क्या होगा, वो एंटर किया हुआ स्ट्रिंग वैल्यू ज़बरदस्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ देख सकते हो कि किसी भी वैल्यू को वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ br डॉट रीड लाइन में एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जावा वैल्यू को स्टोर कर रहा है और उसे ज़बरदस्ती इंटीजर डॉट पार्स इंट इस स्टेटमेंट के मदद से उसे ज़बरदस्ती बदला जा रहा है इंटीजर के फॉर्मेट में, और वो स्टोर हो रहा है n नाम के वेरिएबल में। और ये n कहाँ पर अल्टीमेटली जा रहा है, ये जा रहा है इस br नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना और वो वेरिएबल हमारा है फ्लोट टाइप का, तो उसके लिए हम किस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके लिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो भाई सेम रहेगा, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। और थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि फ्लोट टाइप का है, वेरिएबल का नाम है n। और इसके बाद का जो काम है तुमको पता है अच्छे से, एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा कि इंटर नंबर, और इंटर नंबर करने के बाद अगेन हमारा वो स्टेटमेंट जो हमने पिछला वाला स्लाइड में देखा, लेकिन उसमें एक क्या था कि n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट था। यहाँ पर क्या है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप फ्लोट टाइप का है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीजर पार्स इंट नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल अगर डबल टाइप का डेटा वाला है, यानी कि डबल टाइप का हमारा वेरिएबल है, तो उसके लिए किस तरह का स्टेटमेंट होगा, पहला दूसरा ये तो सेम रहेगा। थर्ड नंबर क्या होगा, डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम है n। इसके बाद अगेन वही स्टेटमेंट इंटर नंबर, सेम मैसेज, और इसके बाद n इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा टाइप था वो फ्लोट था, इसलिए हमने फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट लिखा था, तो यहाँ पर डबल है तो डबल डॉट पार्स डबल, और बाकी br डॉट रीड लाइन सेम स्टेटमेंट हमारे पास रहेगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें बहुत क्लियर रहा होगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अगर हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, अगर हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर के हेल्प से स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, देखो पहला दूसरा लाइन एज यूजुअल कॉमन रहेगा। थर्ड नंबर पॉइंट भी हमारा कॉमन है, जहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं विथ इट्स डेटा टाइप। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, कैर है, यानी कैरेक्टर टाइप का है। वेरिएबल का नाम ch है, एज यूजुअल तुम जानते हो। इसके बाद करना क्या है, इंटर कैरेक्टर एज यूजुअल, उसके लिए एक मैसेज तुम्हें स्क्रीन पे देना पड़ेगा, इंटर कैरेक्टर। उसके बाद ch इक्वल टू यहाँ पर हो गया सबसे बड़ा फेरबदल। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा तुम्हें चेंज देखने के लिए मिलेगा कि हमने लास्ट स्लाइड्स के
जो स्टेटमेंट्स थे वहाँ हमने क्या देखा था कि अगर इंटीजर था तो इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखते थे, फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मामला ही उल्टा है कि अगर हम कैरेक्टर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर में, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा कैर और फिर अगेन ब्रैकेट और br डॉट रीड लिखना पड़ेगा। तो ये रीड तुम जान लो एक नया फंक्शन है आईओ पैकेज का ही, जो कि स्पेशली डिजाइंड है कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बात याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। इसका मतलब सिंपल कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले कैर ब्रैकेट्स के अंदर में रहेगा और फिर अगेन ब्रैकेट br डॉट रीड, फिर ब्रैकेट दो रहेगा और ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये जैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, कैरेक्टर कोई भी स्टोर हो जाएगा, जैसे कि ABCD कुछ भी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब हमारे इस वीडियो के सबसे लास्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमारा है कि अगर चाहते हैं कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा वाले वैल्यू को स्टोर करना, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट एज यूजुअल सेम रहेगा, थर्ड स्टेटमेंट भी सेम कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो स्ट्रिंग टाइप का, और उसके बाद का स्टेटमेंट भी सेम, एक मैसेज प्रिंट करो इंटर अ स्ट्रिंग। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन होंगी। तुम्हें याद कर लेना है कि इतना सारा चीज़ हर प्रोग्रामिंग के लिए कॉमन रहेगा। तो चेंज कहाँ पर होगा, तो देखो चेंज होगा उसके वैल्यू को एंटर करवाने के टाइम पे, यानी कि सिंपल वेरिएबल का नाम इक्वल टू, देखो लास्ट में हम देखा कैरेक्टर के लिए डिफरेंट था, वैसे ही देखो स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट है। इस वीडियो के स्टार्टिंग और मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें मैंने एक चीज़ बताया था, याद कर देखना, कि हम जो भी कीबोर्ड में प्रोग्राम को रन करने के बाद स्टोर करते हैं, एंटर करते हैं, वो जावा एज अ स्ट्रिंग ही एंटर करवाता है और उसके लिए कोड है br डॉट रीड लाइन। और याद करना कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट हमको लिखना पड़ा था हमको। तो वैसे ही देखो यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग में ही हमें एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए कोई कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए सिंपली वेरिएबल का नाम इक्वल टू br डॉट रीड लाइन लिख देना है। इससे क्या होगा कि जावा जो इंटर करेंगे तुम वैल्यू को, वो एज अ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा और सारे स्टेटमेंट्स तुम्हारे सामने क्लियर हैं, ठीक है। तो जाते जाते मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रोग्रामिंग बना कर दिखा देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए बेहतर तरीके से, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे, जहाँ तुम्हें एक छोटा सा प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बाय द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इस ब्लूजे के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर काम ये करना है कि सबसे पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और क्लास का नाम सपोज कर लेते हैं, दे देते हैं prog 3, क्योंकि ऑलरेडी हम prog 1 prog 2 बना चुके हैं। prog इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, तो prog 3 नाम का हम क्लास बना रहे हैं और इसमें ओके करने पर ये क्लास हो जाएगा क्रिएट। इतना करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और कर देंगे ओपन। इसे ओपन करने के बाद इसे जो कुछ अनवांटेड वैल्यूज़ हैं इसे कंट्रोल A और बैक स्पेस दबा के कर देंगे डिलीट। तो यहाँ तक होने के बाद देखो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अब चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो ये है कि जो हमने पैकेज का इस्तेमाल करना सीखा था, पैकेज का बारे में हमने पढ़ा, उसको कैसे करके हम अपने जावा के प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखो तुम्हें उस पैकेज को कॉल करना पड़ता है। जावा में किसी भी पैकेज को कॉल करना पड़ता है, वो अपने आप आपके प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए किसी भी पैकेज को तुम्हें एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस कीवर्ड का नाम है इंपोर्ट। उस कीवर्ड का नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद लिखना पड़ेगा तुम्हें जावा डॉट उस पैकेज का नाम जिसे तुम यूज़ करने वाले हो। तो तुम यूज़ कर रहे हो आयो पैकेज का, इसीलिए सिंपल लिखना है आयो और फिर डॉट अगेन देना है। और इस आयो के अंदर में तुम एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज़ कर रहे हो, इसीलिए तुम यहाँ पर क्या करना कि स्टार दे देना। लेकिन अगर तुम किसी पर्टिकुलर एक क्लास का इस्तेमाल करोगे तो उस क्लास का नाम भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन तुम एक से ज़्यादा क्लास यानी कि इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, दो क्लास का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए दोनों क्लास का नाम यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार देते रहे हैं। स्टार का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्रामिंग, इस आयो नाम के पैकेज के अंदर में जितने भी क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस को तुम इस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बात ये हुआ कि इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें आयो नाम के पैकेज को कॉल करने के लिए, ठीक है। और उसका पूरा स्टेटमेंट ये है। इसके बाद एज यूजुअल क्लास का नाम
क्लास prog3, और इतना करने के बाद ये कर्ली ब्रैश, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद स्ट्रिंग args, और इतना करने के बाद यहाँ तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ये है थ्रोज आयो एक्सेप्शन। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि तुम अगर मान लो इनपुट आउटपुट करते वक्त कोई अगर मिस्टेक करते हो, कुछ एरर होता है, तो वो एरर इस स्टेटमेंट से अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। इनपुट आउटपुट के दौरान कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, उन मिस्टेक्स को ये जो थ्रोज आयो एक्सेप्शन स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर देता है। तो इतना करने के बाद तुमने कुछ नई चीज़ें सीखी। एक इम्पोर्ट java.io.strict, ये एक नया तुम्हारे लिए सीखने वाला चीज़ है जो कि स्लाइड्स में नहीं था, और दूसरा तुम्हारा ये है थ्रोज आयो एक्सेप्शन। तो इन दोनों चीज़ों को तुम नया सीखे हो, इसको याद रखना अच्छे से। ये हर एक क्लास में तुमको यूज़ करना पड़ेगा। ये पहला और ये दूसरा, ये तुम्हें यूज़ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा तुम्हें यूज़ करने लायक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और ब्रैकेट में क्या था याद करो, बिल्कुल सिस्टम डॉट इन ऑफ ही सेमीकोलन। इसके बाद अगेन लिखना पड़ेगा बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और ब्रैकेट्स में रहेंगे क्या, बिल्कुल ISR। ये सारे लाइंस कॉमन थे। इतना करने के बाद तुम्हारा क्या था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन था। सपोज हम इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो लिख देते हैं int n, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और इसके बाद एक मैसेज हमारा था system.out.println इंटर अ नंबर, ये हमारा मैसेज था। इसके बाद n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है। तो इतना करने के बाद क्या हो रहा है कि देखो हम n के अंदर में कोई वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो देखो यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यू प्रोग्राम को लिखते टाइम नहीं लिख रहे हैं, हम n इक्वल टू उस कोड को लिख रहे हैं जिसके थ्रू तुम वैल्यू को स्टोर कर पाओगे प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद। तो देखो उसके लिए करना पड़ेगा कंपाइल। सबसे पहले कंपाइल करने के बाद नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, इसलिए हम इसको करेंगे क्लोज, और इसको राइट क्लिक करके वॉइड मेन और एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखो तुम्हारे पास वही मैसेज आ रहा है जो तुमने सबसे पहले स्क्रीन पे दिया था, इंटर अ नंबर। और वो नंबर तुम जो एंटर करोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा नीचे में। सपोज तुम 15 एंटर करते हो, तो ये 15 तुम्हारा अल्टीमेटली किसके अंदर जाकर स्टोर हो रहा है, एन के अंदर में, राइट। तो तुम्हारा देखो ये 15 हो गया स्टोर, ठीक है। तो ये तुम चाहो तो हर बार अपना वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। तुमने पिछला बार 15 डाला था, अब तुम 65 डाल दो, तुम्हारा 65 यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद वैल्यू को स्टोर करने का तरीका, जो ही है इनपुट स्ट्रीम रीडर का मदद से। सपोज कर लो कि तुम चाहते हो कि एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करना, तो उसके लिए लिख दो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ये तुम्हारा स्टेटमेंट था। और इतना होने के बाद तुम यहाँ पर लिख दो इंटर अ स्ट्रिंग, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिंपली s, और ये लाइन हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो इतना करने से तुम्हारा स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो हो जाएगा स्टोर। देखो सपोज इंटर स्ट्रिंग तुम यहाँ पर स्टोर कर रहे हो एप्पल, तो तुम्हारा एप्पल स्टोर हो गया। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रिंग का जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा ना, ठीक है। चलो कुछ मिस्टेक्स थे, देख लेते हैं क्या मिस्टेक्स हमारे पास हैं। ओके, ये दोबारा हम लिख रहे हैं इसको लिखने का कोई ज़रूरत तो है नहीं। चलो ये मैसेज तुम्हारा हो जाएगा पहले प्रिंट, इस जगह पर हो जाएगा मैसेज प्रिंट। अब हम इसको कर लेते हैं, चलो इसे प्रिंट भी कर देते हैं कि एंटर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू
प्लस एस। इससे तुम देख भी पाओगे कि तुमने जो वैल्यू स्टोर किया है वो सच में स्टोर हुआ भी है कि नहीं। सबसे पहला स्ट्रिंग, तो चलो लिख देते हैं जावाफाई स्टडी। ये हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, जो कि देखो तुम्हारा एंटर्ड स्ट्रिंग, यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक है, एंटर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू जावाफाई स्टडी, जो कि मैंने स्टोर किया था यहाँ पर। तो इस तरह से देखो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो मेरा थ्योरी था प्लस प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग के साथ। उम्मीद करूँगा ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर तुम्हें ये मज़ा आया है और हेल्पफुल लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। तो अगर ऑलरेडी तुम हमारे साथ जुड़े हुए हो और इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हुए हो, देन डेफिनेटली अगले वीडियो में तुम्हारे साथ जरूर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।